Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्टार्ट किया जिसमें हाफ ऑफ द कंटेंट आप ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट ऑन जो आज पेंडिंग है प्लस कुछ क्वेश्चंस करने के बाद इस टॉपिक को क्या करें वाइंड अप करें. क्लियर. सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अभी तक आप लोगों ने जो रीड आउट किया थोड़ी उसकी एक शॉर्ट समरी आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूं. सबसे पहले सर इनटेंजिबल एसेट के अंदर आपने मीनिंग जो रीड आउट किया, मीनिंग क्या था सर? इनटेंजिबल एसेट्स आर दोस व्हिच आर आइडेंटिफाइबल. नंबर 2 क्या था? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो भी अब एसेट्स. क्लियर. नंबर 3 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका अपना कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता. एंड नंबर 4 क्या? हेल्ड फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर रेंटल पर्पस. क्लियर. ये आपने पढ़े. बट सर कुछ पैरा 56 एंड AS 26 के पैरा 56 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली गिवन है कि दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स एंड दीज आर टू बी रिटन ऑफ इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ हैपनिंग जो भी. और वो कौन कौन से थे सर? एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. एडवांस, एडमिनिस्ट्रेशन. एडवांस वाला कौन सा आ गया? क्लियर. उसमें सर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, आपकी रीलोकेशन या कोई शिफ्टिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये पैरा 56 के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है. तो अल्टीमेटली सारे के सारे आपके क्या होंगे? कंप्लीटली रिटन ऑफ. क्लियर. एंड आफ्टर दैट स्कोप की अगर हम बात करें सर, जिनके ऊपर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर आपका ये पर्टिकुलर AS 26 एप्लीकेबल नहीं होगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट ऑन आपने वहां पे रीड आउट किया सर इनिशियल रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग. इट डिपेंड्स कि आपने उस इंटेंजिबल एसेट को कैसे अपने आप लेकर आए हैं. मे बी शायद परचेज का कॉन्सेप्ट हो, परचेज हो, एक्सचेंज हो, एमलगामेशन हो, गवर्नमेंट ग्रांट हो या मे बी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो. तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का या सेल्फ जनरेटेड का चार्ट हमारे पास चल रहा था. क्लियर. नॉर्मली सर गुडविल, ब्रांड, मास्टर्स या कॉपीराइट्स ये सर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट होते हैं बिकॉज अगर ये सेल्फ जनरेटेड, दोबारा अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इनकी सर कोई कॉस्ट नहीं होती. कॉस्ट भी छोड़ो सर, कॉस्ट भी हो बट ये मेन चीज आइडेंटिफाइएबल नहीं होते, कैपेबल फॉर सेल नहीं होते. तो सर या इसकी नेक्स्ट आगे तो अल्टीमेट कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, रिलायबली नहीं होती, इसीलिए इसको आप AS 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल ट्रीट नहीं करते. बट जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, पेटेंट्स एंड ऑल हैं इनमें तो सर कॉस्ट भी लगती है ना. इनकी तो कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं. बट इसमें पॉइंट है 2. पहला, एक्सपेंडिचर जो आप लोगों ने करा क्या वो रिसर्च फेज पे करा या डेवलपमेंट फेज पे? क्योंकि सर एसेट बनना जो स्टार्ट हुई है वो तो कब हुई है? डेवलपमेंट के टाइम. तो डेवलपमेंट से होने वाला एक्सपेंडिचर दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज्ड होना चाहिए. पहली बात तो रिसर्च का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ होगा. यही पढ़ा. क्लियर. प्लस मेन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो हमारी बार बार डिस्कशन हुई लास्ट क्लास में, सर आप हमेशा मार्केट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ध्यान में रखें व्हाइल कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट. कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो वैल्यू है वो कम है और कॉस्ट आप लोग क्या कर चुके? ज्यादा कर चुके. इन दैट केस सारी कॉस्ट डेबिट नहीं होगी, सारी कॉस्ट एसेट में डेबिट नहीं होगी. मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एक्सपेक्टेड जिसको वर्ड बोलते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इधर से कॉस्ट जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसको वर्ड बोलते हो जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम पे आज कॉस्ट जा रही है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की भी क्या निकालो? प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड कंपेयर इट. तो ये जो कॉस्ट है मैक्सिमम कितना डेबिट होएगी? मैक्सिमम कितना डेबिट होएगी? टू द एक्सटेंट ऑफ क्या? एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. और बाकी जो बचा सारा का सारा किसमें डाल दो? जैसे मैंने क्या कहा था सर, 12 लाख रुपए आप खर्च कर चुके एंड एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट वो डिस्काउंट करने के बाद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए. सर एसेट में तो डेबिट कितना होगा? 10. ये 2 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा खर्च कर चुके, एक्सीड कर चुका, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस. एंड आपने पॉइंट पढ़ा कि जो चीज एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुकी क्या वो दोबारा री इंस्टेट एज एसेट हो सकती है? नहीं. वंस रिटर्न ऑफ तो रिटर्न ऑफ, दोबारा वापस नहीं कॉल हुई.
क्लियर? चलिए सर, ये तुम्हारी लास्ट लेक्चर की समरी थी, एंड आफ्टर दैट बात करते हैं अपनी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आगे मूव ऑन करेंगे। यस प्लीज पढ़िए जी। सबसे पहले सर, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मींस आफ्टर एसेट हैज बीन रेडी फॉर यूज, कि आपके एसेट बन चुकी, अब सब्सिक्वेंटली उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या सिस्टम होगा। यूजली तो वर्ड आपने क्या यूज किया हुआ है, अमोर्टाइजेशन ही होती है। क्लियर? और AS 26 में ही लिखा हुआ है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट अलाउड। अरे इंटेंजिबल्स की रीवैल्यूएशन थोड़ी होती है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल्स की होती है। वहां पे वो डिपेंड करेगा, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं, अगर एंटिटी, वहां पे दो मॉडल्स पड़े थे ग्रुप 1 में, एक कॉस्ट मॉडल, दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल, वहां अलाउड है, यहां अलाउड नहीं। यहां मतलब जो आप डेबिट कर चुके ना, वो वैल्यू कम ही होगी, ऊपर नहीं जाएगी कभी भी, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो अलाउड ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अप होने के चांसेस कब थे, जब रीवैल्यूएशन अलाउड होती, रीवैल्यूएशन तो अलाउड ही नहीं। सेकंड थिंग, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और ये हर बार का हो सकता है उस एसेट के ऊपर आपने और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करा हो। अगेन वही दो कॉन्सेप्ट्स, क्या, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विच वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव, जो इंप्रूव करेंगे इनटेंजिबल एसेट को, शुड भी क्या करने चाहिए, कैपिटलाइज्ड। अरे तुम वर्ड नहीं बोलते कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, क्या उस एक्सपेंडिचर के करने से आपकी एसेट में कोई एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई। अच्छा, इंप्रूवमेंट माने एफिशिएंसी, अरे किस केस में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई बढ़ावा हुआ, या पहले भी वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट थे, आज भी वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। सर वो जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कहते हैं नहीं, मशीन के ऊपर किया गया फर्दर खर्चा, फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्या कैपिटलाइज होगा या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी। क्या पहले से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अरे अर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि एसेट माने, एसेट मींस अर्निंग। अगर तो है, अगर तो अर्निंग आएगी तो एसेट है, नहीं आएगी वहीं के वहीं खड़े हैं तो सर आपका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, यहां नहीं डाल। मैंने वर्ड क्या बोला, इंप्रूव्स, कि सर कुछ कुछ बढ़ेगा, कुछ इंक्रीज होगा, का वहीं के वहीं रहेंगे। कहता नहीं सर, आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या होगा, फायदा होगा। यस, आगे पढ़िए। नेक्स्ट इज इफ कॉस्ट कैन बी, वो तो कॉमन है, कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, यस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, एंड इंपॉर्टेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंप्रूवमेंट इन बेनिफिट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। क्लियर? इंक्रीमेंट, क्या कोई FEB में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या कोई तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, अगर कोई इंक्रीमेंट होगा फिर तो सर वो आपकी क्या है, एसेट, फिर तो सर एसेट है, बिल्कुल एसेट है। आगे चलिए, यस प्लीज। तो सर इन केस नॉर्मली, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, केस ही दो है सर, और रिवैल्यूएशन तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया क्योंकि रिवैल्यूएशन तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे केस ही दो थे, एक तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एसेट को डेबिट करेगा, बढ़ाएगा, रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं। क्लियर? और दूसरी बात, हर साल आपकी इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, अमोर्टाइज। तो सर अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये भी तो बताओ, कैसे अमोर्टाइज करें, क्या रेशो होगी, कि क्या कोई नंबर ऑफ ईयर्स, अरे वही SLM या कोई WDV व्हाटएवर जो आप यूज करते हैं। क्लियर? तो अमोर्टाइजेशन के केस में फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा कहना तो ये है, AS 26 का कहना तो ये है, ऐसे पढ़िए, यूज रेशो ऑफ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑफ FEB की रेशो बनाए, जिस प्रपोर्शन में आपको क्या मिलेंगे, FEB, उसी रेशो में आप क्या करें, राइट ऑफ, उसी रेशो में आप क्या करें, राइट। बट आप मुझे कहोगे सर ये तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, किसी को पता थोड़ी है, किसी को पता थोड़ी है, ये तो आपने मतलब अल्टीमेट, आज अगर एक साल हुआ, आज अगर एक साल हुआ, एक साल का तो एक्चुअल पता लग गया, मैंने सोचा क्या था, मिला क्या। बट अगले सालों में क्या करें, जो नेक्स्ट ईयर्स है उनका क्या करें सर, हर साल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक रेशो ड्रॉ करें, तो द बेस्ट एस्टिमेट बेसिस पे। अरे किसी को पता थोड़ी होगा, बट हमने तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, हमने तो इनको राइट ऑफ करना है। आप अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की रेशो में जो बेस्ट एस्टिमेट्स होंगे आप अपना राइट ऑफ करते रहिए, तेरे को मैटर नहीं है कि एक्चुअल कितने बेनिफिट मिले कितने नहीं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूज बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ किसके, रिवाइज्ड FEB on the date of amortization,
ऑन द डेट ऑफ अमोर्टाइजेशन आप अपने बेस्ट एस्टिमेट्स बनाओ, रेशियो आएगी उसमें क्या करते जाओ, राइट ऑफ करते जाओ। जैसे फर्स्ट ईयर होगा, अगर मान लो उसकी जो भी 5 साल तुम्हें एफ भी मिलने हैं ना, 5 साल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। मैं पहली वर्ड फ्यूचर बोल रहा हूं। बेस्ट एस्टिमेट लिखो, जो भी है रेशो बनाओ, पहला साल हुआ ना, उसी रेशो में फर्स्ट ईयर की रेशो निकालो। जैसे रेशो आई 5 4 3 2 1, मान लो फर्स्ट ईयर 5 डिवाइड बाई, वो तेरे टोटल कितना हुआ, 5 + 4 9 3 15 हुआ ना, क्लियर। 5/15 फर्स्ट ईयर क्या कर दो, अमोर्टाइज। मैंने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट ईयर जो रेशो तेरी आएगी 4 3 2 1 ही आएगी, हो सकता है चेंज हो जाए। मैंने तो क्या कहा, हर साल अपना बेस्ट एस्टिमेट निकाले, जो रेशो आएगी उस साल का उसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ। क्लियर? यस प्लीज। प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव अमोर्टाइजेशन इज अप्लाइड। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले कर चुके वो गलत है। फर्स्ट ईयर आपकी रेशो थी 5 4 3 2 1 कि जी ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलेंगे, मैंने 5/15 अप्लाई करा, क्या कर दिया, अमोर्टाइज कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत करा? मैंने किसके अकॉर्डिंग करा, AS26 के अकॉर्डिंग करा। एंड आपने खुद ही अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाने को कहा था, मैंने लगा दिया। अगले साल रेशो जाके क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हो गई। ठीक है, जो रेशो आएगी, जो भी रेशो आएगी, मैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मेरे को ये थोड़ी कहा कि वंस जो रेशो बनी 5 साल उसी में चलोगे। मेरे को ये कहा गया हर साल बेस्ट एस्टिमेट निकालें अपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या करते जाएं, राइट ऑफ करते जाएं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आगे। और चलो अगर ये मेथड मैं कह रहा हूं जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी थी कि बेस्ट एस्टिमेट निकालो, रेशो के अकॉर्डिंग हर ईयर आप क्या करते जाएं, डिवाइड करते जाएं। नेक्स्ट इज सर, इफ FEB रेशो कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। मैं कह रहा हूं सर, हमारा कौन सा कोई पैटर्न है कि कितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, रेशो यहां पे निकल नहीं पाएगी, कोई आइडेंटिफिकेशन यहां पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस यूज वर्ड क्या लिखा हुआ है, SLM। SLM मींस ईयर बेसिस। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, लाइफ कितनी सर, लाइफ कितनी, कहते रुको पढ़ो। कंसीडर लाइफ यूजुअली कितनी, नॉर्मल के केस 10 इयर्स, बट ये जो तेरे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं इनकी लाइफ कितनी, 3 to 5 डिफाइंड है, 3 to 5। लोअर लाइफ कैन बी टेकन, लोअर ले लो, ज्यादा नहीं ले पाओ। लोअर लाइफ लेना चाहते हो और अमोर्टाइज ही कर रहे हो, करके खत्म करो। क्लियर? अब कुछ कहते हैं नहीं सर, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये 3 से 5 साल नहीं, ये 7 साल के लिए चले। आगे पढ़ियो, हायर लाइफ कैन बी टेकन, ले सकते हो इफ आप क्या कर दो, जस्टिफाई। नहीं, मैंने तो आपको कह दिया जी, ये जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स हैं, अब पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स की लाइफ कितनी लोगे, 10 साल। 10 साल में उसको क्या करो, धीरे 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 अपनी बुक्स में से क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्लियर? इट कैन नॉट बी, हाँ बट इनफाइनाइट नहीं, डिफाइंड तो जरूर होगी। अब वो तुम बताओ या हम बताएं, बट करना उन्हीं ईयर्स में। नेक्स्ट इज आगे, यस प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू, टेक इट एज 0। इंटेंजिबल्स की क्या तुम्हें रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, क्या उनकी स्क्रैप जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? यस, इट कैन बी टेकन एज, हाँ बट अगर सर कोई गारंटी दे रहा है, अगर कोई गारंटेड दे रहा है, मेन वर्ड अच्छा वर्ड है। वैसे स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी सर, इंटेंजिबल की तो 0 ही होती है, इंटेंजिबल की कोई स्क्रैप नहीं होती। बट अगर कोई गारंटी दे रहा है किस बात की, कि आप अपनी ये यूज करो, बाद में मैं लूंगा, इतने प्राइस पे लूंगा, मैं गारंटी देता हूं, फिर रेजिडुअल वैल्यू को आप कंसीडर कर लो, अदरवाइज कंसीडर करने की जरूरत नहीं। जैसे पेटेंट्स, आपने जी पूरा 10 साल उसका फायदा लिया ना, मैं कह सर आप 10 साल भी यूज कर लो, उसके बाद भी मुझे दे दो, मैं तब भी 50,000 में लेने को तैयार हूं, मैं तब भी 50,000 का ले लूंगा। नाउ यू हैव टू कंसीडर द रियलाइजेबल वैल्यू, क्या कि उसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 है। फिर वो आपका फॉर्मूला लगता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स अकॉर्डिंग, ये चीज। हाँ जी, गुडविल के केस में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने ऊपर वर्ड क्या लिखवाए हुए, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स एंड ऑल, अपन उनके रिगार्डिंग तो बात कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट होगी, उनके केस में तो गुडविल तो राइट ऑफ ही होते डायरेक्टली, उस केस में कौन तुझे गारंटी देगा, वो तो डायरेक्टली सर राइट ऑफ हो गई। बुक्स में तो गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती, बुक्स में तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती, बट सर वैल्यू तो होती है ना, वो डायरेक्टली जब सेल होती है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट वो डील होगी, उसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। स्क्रैप वैल्यू किसकी बात कर रहा है, जो सर एग्जिस्ट करती होंगी, और वो भी अगर कोई गारंटी देगा तो,
तो अदरवाइज तो मैं भी क्या कह रहा हूं, जीरो सर। इंटेंजिबल की कौन सी स्क्रैप मिलने लग गया आपको? क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आगे सर। आफ्टर दैट ये वाला पेज है ना अपन, तो सारे घूम गया। चलिए जी, डी रिकॉग्निशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। यस प्लीज। Whenever a tangible asset is disposed of, that intangible asset should be derecognized. नेचुरली सर बुक्स में से उसको क्या कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो। अगर आपने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इन सच केस एनी डिफरेंस, कॉमन सी बात है, तुम्हारी बुक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, आपने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ। तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसे आपके पास आएंगे। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में भी शायद अगर लॉस हुआ। क्लियर? टू इंटेंजिबल्स आप अपना बाहर निकाल दीजिए। क्लियर? एनी डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो जस्ट नॉर्मल पॉइंट्स है। अच्छा, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, जैसे आपने टेंजिबल्स के केस में भी करा था कि अगर एसेट रिटायर्ड हो चुकी फ्रॉम एक्टिव यूज, सेम केस। एनी इंटेंजिबल एसेट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज। कि अब अच्छा मान लो तुमने कहा था जी 5 साल इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, क्या जरूरी है कि 5 साल आएंगे? हो सकता है 3 साल बाद पता लगे जी। अब तो ये सिस्टम ही बंद हो चुका। अब तो जो इंटेंजिबल मैंने ड्रॉ करी थी ये तो सरकार ने बैन कर दी। अब मैं क्या करूं सर, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने बंद हो गए, तो बुक्स में से क्या कर दो, डी रिकॉग्नाइज। क्या करो? अरे एसेट में डेबिट करना मैंने एक जस्ट आपको चांस दिया था, नहीं तो वो एक्सपेंडिचर कहां पे जाना था, जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही था। ये तो सिर्फ क्या आ रहा है, एक सिस्टेमेटिकली ईयर बाय ईयर आप क्या कर रहे हो, अमोर्टाइज कर रहे हो। जा तो पीएल में रहा है, जो खर्चा एसेट में कैपिटलाइज नहीं हुआ वो भी कहां जा रहा है, पीएल में। ये भी कहां जा रहा है, पीएल में। फर्क है वो डायरेक्ट वन शॉट में, ये ईयर बाय ईयर में। फर्क सिर्फ इतना ही है ना। आगे चलिए, द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रोसीड्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट should be treated as gain or loss in the P&L. बिल्कुल सर। एंड एनी इंटेंजिबल एसेट दैट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर क्या पड़ी है, डिस्पोजल। कि मेरे काम की तो रही नहीं, किसी के काम आती है तो ले लेगा। तो बैलेंस शीट में सर आप उसको कैरिंग अमाउंट पे जो होल्ड करके बैठे हैं एट द डेट व्हेन एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज, आप कैरिंग अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड करके रख दो। कोई पर्सन मिलेगा, कोई इसका यूज लगेगा कि डिस्पोज हो सकती है, कोई पैसे मिल सकते हैं तो बेच देंगे, नहीं तो ये कैरिंग अमाउंट एक दिन उठा के किसमें डाल दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा। और करूं क्या? इतना पता सर मेरे लिए तो ये एक्टिव यूज से क्या हो चुकी, बाहर हो चुकी। जब तक कोई आइटम एक्टिव यूज में है, एक्टिव यूज का मतलब जब तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे तब तक वो एसेट रहनी चाहिए। अदरवाइज हेल्ड फॉर डिस्पोजल के नाम से उसको अलग रख दो कि ये तो बेचने के पर्पस के लिए बनी। क्लियर? नेक्स्ट आगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। यस, ग्रॉस बुक वैल्यू, अमोर्टाइजेशन, नेट बुक वैल्यू शुड बी डिस्क्लोज्ड। बिल्कुल सर, ये आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा। अमोर्टाइजेशन मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी आप रीड आउट करके आए, मे बी सर आप एफईबी के बेसिस पे या मे बी कोई एसएलएम के बेसिस पे आप कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन लाइफ विद जस्टिफिकेशन इफ एनी, ये कब होएगी, ये कब होएगी, जब हायर लाइफ आप डिमांड करेंगे। ले सकते हो बट जस्टिफिकेशन साथ में क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यस, इनटेंजिबल एसेट रिटन ऑफ ड्यू टू नॉन एक्टिव यूज। अरे जो जो पॉइंट्स तुमने डील करे हैं ना, उन सबके रिगार्डिंग एक एक डिस्क्लोजर तो बनेगा। क्लियर? और इसके केस में एक रिकंसिलेशन भी बना सकते हो, ग्रॉस बुक वैल्यू, एडिशंस, डिलीशंस, अमोर्टाइजेशन, नेट लास्ट क्लोजिंग वैल्यू, ये भी एक डिस्क्लोजर के पार्ट में चली जाती है। मींस डिट्टो कॉपी आप लोगों का जो टेंजिबल के केस में है वही इंटेंजिबल्स के केस में, लिटिल बिट थोड़े बहुत यहाँ पे क्या मिलेंगे, फर्क मिलेंगे। हुआ क्लियर? एनी डाउट? तो जी फटाफट एक बार स्क्रीनिंग करो, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें। जल्दी फटाफट इसकी एक रिवीजन करें सारे चार्ट्स, डू इट फास्ट। यस प्लीज। चलिए सर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को इग्नोर नॉर्मली करते हुए हम लोग पहले अपने मेन पॉइंट्स पे, जैसे नॉर्मली चलो एक थोड़ा सा राइटिंग पॉइंट से है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करें। हाउ इज द सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है, इंटरनल यूज अकाउंटेड फॉर एज पर AS 26। कि आपने अपने इंटरनल यूज के लिए, अरे इंटरनल यूज भी तो मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा होगा ना। तो उस
सॉफ्टवेयर, अच्छा वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मींस परचेज्ड है सर, कॉस्ट होगी, अपना जनरेटेड नहीं है, क्लियर, यस प्लीज पढ़िए, अपेंडिक्स ए A to essay 26 lays down the following procedure for accounting of software acquired for internal use. First of all, the cost of the software acquired for internal use should be recognized as an asset. क्या कंडीशन सारी पूरी हो रही है? क्या ये इंटेंजिबल है सॉफ्टवेयर? कैसे? आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या था? कैपेबल फॉर सेल, क्लियर, नॉन मॉनेटरी एसेट है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, एंड हेल्ड फॉर use in the production of goods or rendering of service if it meets the prescribed recognition criteria. Recognition criteria क्या था? FEB flow to the entity, clear, plus cost can be measured reliable. Yes, आगे बढ़िए. The cost of software purchased for internal use comprises its purchase price, yes, including and import duties and other taxes which are non refundable. यही आपने पॉइंट पढ़ा था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कॉमन होती है. अच्छा, कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, आप फॉरेन के सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो उस केस में आपकी क्या लगती है, समटाइम्स इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल भी लगती है, क्लियर, तो उस केस में वो भी, अरे जो नॉन रिफंडेबल है वो कॉस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, क्लियर, एंड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द सॉफ्टवेयर रेडी फॉर इट्स यूज, जो रेडी फॉर इट्स यूज के लिए कुछ भी एक्सपेंडिचर आपने और करे होंगे, वो सारे के सारे जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होती तब तक आपकी कॉस्ट क्या होती रहती है, डेबिट होती रहती है. यस, कोई ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, अरे ये तेरा वो परचेज वाला वो डेफिनेशन लिखी नहीं थी हमने, ये उसकी बात कर, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या कोई रिबेट अगर होगी तो वहां पे माइनस करेंगे. अगर ये बॉट करी होगी इन द नेचर ऑफ परचेज में, अमेलगामेशन में क्या पड़ा था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन, जो उसकी जो एसेट हमने ली है, अगर फेयर वैल्यू आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ द ट्रांसफरर, क्लियर, वही आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा. और मे बी सर शायद गवर्नमेंट ग्रांट हो, एक्सचेंज हो, हमें नहीं पता ना कि एक्वायर्ड कैसे करी. मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताओ, वर्ड एक्वायर्ड लिखा, ये तो नहीं कहा जी परचेज्ड ही होगा, मे बी गवर्नमेंट ग्रांट, क्लियर, मे बी कोई एक्सचेंज में भी, अमेलगामेशन में भी हो सकती है, क्लियर. हाँ, इतना श्योर है सेल्फ जनरेटेड, आपा नहीं बनाई, ली है, बट कैसे ली है मैंने रिप्लाई सारा दे दी. आगे चलिए, नेक्स्ट आगे सर, एन एंटरप्राइज शुड assess the probability of future economic benefit using रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions, मतलब FEB के बेस्ट एस्टिमेट रेशियो निकाले, एंड सर दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन दैट विल एग्जिस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एंड धीरे धीरे उसको क्या करते जाएं, राइट ऑफ करते जाएं. वो आपका मेथड है सर, कौन सी प्रेफरेंस आप यूज करेंगे. अगर तो FEB की रेशियो निकाल सकते हो तो वैसे चलो, नहीं निकाल सकते तो आपका वो लाइफ वाला सिस्टम यूजिंग द SLM आप वो भी यूज कर सकते हो, क्लियर. चलिए, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ जस्ट एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट आगे चलिए जी, एज एन ऑडिटर of a company, how would you react to the following situation? yes, 5 lakh paid by Pharma company to the legal advisor defending the patent of a product is treated as capital expenditure. अब 5 लाख रुपए पेड बाय अ फार्मा कंपनी टू द लीगल एडवाइजर, हमने अपने वकील को 5 लाख रुपए दिए डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट. मैं पेटेंट के लिए अपने जो मेरे पेटेंट्स हैं, ये पहले समझ पा रहे हो ये कहां पे बात कर रहे हैं. सब्सीक्वेंट में भी चलो वर्ड बोल सकती हो. एक आपने वर्ड पढ़ा था, all direct expenses to obtain the title or any legal expenses to obtain the title, कहीं ना कहीं माइंड में वो स्टक कर रहा है कि शायद ये पेटेंट्स को डिफेंड करने के लिए ना, मतलब कोई पार्टी ने आपके ऊपर क्या करा, एलिगेशन केस करा कि आप पेटेंट क्या कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हो. मैं ये परचेज नहीं कर रहा, अपना बचाव कर रहा हूं. तो यहां जो 5 लाख रुपए दिए, पढ़िए, defending legal expenses does not give any कोई additional future economic benefits to the entity, hence it should be treated as revenue expenditure as a, and it should be charged to the profit and loss in the year in which it is income. कोई सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, तो किस बात के लिए आप इंटेंजिबल एसेट बुक करेंगे. पापा कई बार पढ़ लेते हैं ना कि लीगल एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन द टाइटल है, ऑब्टेन द टाइटल नहीं है, ये डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो सर ये आपका नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. Yes, Himalaya Limited, अच्छा पॉइंट है. In the past 3 years, spent 75 lakh to develop a drug to treat HIV, which was charged to parents since they did not meet AS26 criteria for capitalization. मतलब
तब 26 की क्राइटेरिया आप लोगों ने सक्सेसफुल मेट नहीं करी थी। इन द करंट ईयर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज बीन रिसीव, आज गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया कि आप सही थे। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा कि जो 75 लाख मैं पहले पीएल में डाल चुका उसको वापस करके एसेट में डाल दूं क्या? द कंपनी विशेस टू कैपिटलाइज 75 लाख बाय डिस्क्लोजिंग, क्या लिखा हुआ है, इट एज अ पीपीआई की तरह, साथ में AS5 भी लेके आ रहे हैं। कहीं आधे इसमें उलझे कि सर कोई प्रायर ग्रेड आइटम, अरे कुछ नहीं करना सर, क्या इज इट करेक्ट? गिव योर रीजंस for the view. Yes, please. As per AS26, any expenditure on an intangible item that was usually recognized जो एक बार as an expense हो चुका, वो हो चुका, should not be capitalized as intangible asset at a later date. दोबारा नहीं जाएगा सर. Clear? So it means once charged to PL cannot be capitalized. In the given case, the company wants to capitalize the expense which was charged to the PL, which is not correct as per AS26. Hence, it should not be capitalized. दोबारा reinstatement is not possible. To be very clear. कि एक बार जो राइट ऑफ हो चुका, दोबारा वापस नहीं आएगा, चाहे बेशक क्राइटेरिया तेरा बाद में पूरा हो गया कि जी पहले पूरा नहीं था तो नहीं था। प्रोस्पेक्टिवली जो मर्जी कर, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलना। आगे चल। यस, एम लिमिटेड launched a project for producing product A November 15. The company got rupees 30 lakh towards R&D expenses up to 31st March 17. ठीक है। Due to unfavorable market conditions, the management feels that it is not possible to manufacture and sell the product in the market for the coming years. What it means? ये कहाँ से पता लगा तुम्हें? रिसर्च करके। ये कहाँ से पता लगा? रिसर्च करके। The management hence wants to defer the expenditure to write off to future years. Advise the company as per the applicable AS। क्या पढ़ा आपने जी? रिसर्च का आप करते ही क्या हो? In which it is incurred, because research is basically just gaining knowledge, not the application of knowledge. Clear? As per AS26, yes please. Expenditure on research should be recognized as an expense when it is incurred. Yes. And intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project should be recognized if and only if an enterprise can demonstrate all of the conditions specified in the standard. An intangible asset should be charged to profit and loss when no future economic benefits are expected. Therefore, the management cannot defer. अरे defer करने की वजह भी नहीं है। चलो मैं नॉर्मली भी सोच लूं, जब तुझे बेनिफिट ही नहीं मिलना उस चीज का तो डेफरमेंट भी किसकी करेगा? डेफरमेंट उस चीज की अलाउड होती है, जैसे एडवर्टीजमेंट के केस में वर्ड बोलते हो, उसमें डेफर क्यों करते हो? क्योंकि एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट रेवेन्यू नंबर ऑफ इयर्स में मिलेगा, इसीलिए मैं डेफरमेंट करता हूं। यहां थोड़ी करने देंगे। रिसर्च का तो तुझे कुछ मिलना ही नहीं है, रिसर्च का तो तुझे कुछ मिलना ही नहीं है, वो तो क्लियर हो तो गया कि सर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं, आपका फेल होंगे, तो सर ये डायरेक्ट 30 का 30 लाख आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज question number 6. A company acquired for its internal use software costing 10 lakh on 28th January 17 from USA for US dollar 1 lakh. The exchange rate on that date was 52 rupees per USD. बिल्कुल. The seller allowed trade discount at that 5%. And other expenditure, import duty 20%, purchase tax जैसे GST kind of 10%, entry tax अपने इंडिया में जो लगेगा, बट सर ये क्या है? तो इसको कॉस्ट का पार्ट बनाओगे क्या? नहीं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एंड प्रोफेशन फीस फॉर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम, ये क्लियरिंग चार्जेस होते हैं। जब भी आप फॉरेन से कोई चीज क्या करवाते हो, इंपोर्ट करवाते हो ना, वो डॉक पे आपको क्लियरिंग देनी पड़ती है। जब तक क्लियरिंग चार्जेस नहीं दोगे आप इंडिया में वो आइटम लेके नहीं आ सकते। ये बड़े अलग अलग नाम से खर्चे होते हैं। ये सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। क्लियर? बाकी पॉइंट तो ठीक है, जस्ट एक्सचेंज रेट क्या आपने वहां पे रीड आउट करा था कि AS12 का कुछ, सॉरी AS11 के अकॉर्डिंग इस कॉस्ट को डील करोगे, उस दिन का रेट क्या चल रहा था? 52। तो नॉर्मली ये क्या ऊपर, अ कंपनी एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज सॉफ्टवेयर 10 लाख फ्रॉम USA फॉर US डॉलर दिस, ये डबल क्या चल रहा है? यहां पे देखिए सर, सबसे पहले परचेज कॉस्ट, ओके, ये तो 10 लाख का कॉन्सेप्ट क्या है? 10 लाख का तो कोई पर्पज नहीं हुआ। आपके पास ऑलरेडी आपने बाहर से इंपोर्ट करी है, तो अल्टीमेट सर वो $1 लाख का था ना, वहां पे $1 लाख का था, एंड उसका जो रेट है वो तो लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी कॉस्ट को निकाल लें, क्योंकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है, परचेज टैक्स है या ट्रेड डिस्काउंट है, ये तो डॉलर्स में माइनस होगा ना, देन जाके फाइनल कोटेशन बनेगी। क्लियर? तो हमने क्या करा, सबसे पहले परचेज कॉस्ट हमारी कितनी थी?
टीडी ट्रेड डिस्काउंट कितना था 95,000। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट कर ले, कहीं ट्रेड डिस्काउंट बाद में नहीं, ट्रेड डिस्काउंट पहले करना, क्योंकि वो सप्लायर की ओर से दिया गया, सप्लायर तो डॉलर्स में देगा ट्रेड डिस्काउंट। तो उस दिन का रेट क्या चल रहा था हमारा 52 प्लस इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी 20% प्लस उसके ऊपर क्या लगेगा प्लस पे लगेगा, कहीं बेसिक प्राइस पे लगा दो। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद, अरे इंपोर्ट ड्यूटी तो कॉस्ट का पार्ट है, क्लियर, लगने के बाद सर ये आपका कितना है टोटल 592,800। कोई 25,000 के एक्सपेंस आपके क्या थे इंस्टॉलेशन के, और 20,000 के आपके वो क्लियरिंग चार्जेस थे, और एक आपकी वो रिकवरेबल ड्यूटी थी, कौन सी थी एंट्री टैक्स, वो तो सर आपको वापस मिलनी ही थी। सिंस एंट्री टैक्स हैज बीन मेंशन्ड एज, क्या लिखा हुआ है रिकवरेबल या रिफंडेबल, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, ये नहीं बनेगा सर। तो सर आप अपनी बुक्स में सॉफ्टवेयर को कितने का डेबिट करेंगे नॉर्मली 65,800। वो 10 लाख रुपीज आई थिंक सो इधर की कोई वैल्यू बता रखी होगी, बट अपा ने जहां से परचेज करा हम तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल के देंगे ना, तो उस 10 लाख की यहाँ पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है। चलिए अ कंपनी spent 45 lakh for publicity and research expenses on one of its new consumer products, which was marketed in the accounting year 17. But proved to be क्या हो गया, तो क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। चल नेक्स्ट आगे, एनडीए कॉर्पोरेशन is engaged in research on a new process designed for its product. It had incurred an expenditure of 530 lakh on research up to 31st March 17. बिल्कुल, the development of the process began on 1st April 17 and the development phase expenditure was 360 up to this which meets the asset recognition criteria। यहां तक क्या करोगे पहले 530 आपका कहां पे जाएगा पीएल, और 360 कहां जाएगा एसेट में कैपिटलाइज। बट सर फ्रॉम 1st April 2018 the company will implement the new process design which will result in after tax saving of 80 lakh per annum for the next 5 years। that is फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आफ्टर टैक्स बोल रहा है कितने आपके ये 80 लाख पर एनम मिलेंगे, वो भी अगले 5 साल के लिए, क्लियर। तो हमें देखना होगा कि उसकी अमोर्टाइजेशन या बेसिकली आज उसकी कॉस्ट कितनी डेबिट करे, पहले तो वो चेक करो। जो अमोर्टाइज करना है वो तो बाद का पॉइंट है, पहले इनिशियल चेक कर कि 360 ही बुक करेंगे, मोटा मोटा बात करें आगे बढ़। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कितनी है, मतलब डिस्काउंट फैक्टर, क्लियर 10%। एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एक्सपेंस, ये तो बता चुके सर, ये तो पहले ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन से ईयर में 16-17 में, वो तो उसी ईयर में गया, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट एज पर ES 26, यहां पे आपने क्या पढ़ा था, कितनी कॉस्ट डेबिट करोगे, ये तो मैंने कहा नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हो तो सारी कॉस्ट डेबिट कर लो, बट अगर किसी केस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो कम आ रही है किससे, कॉस्ट से। प्रेजेंट की कॉस्ट, प्रेजेंट की उसकी वैल्यू फ्यूचर इकोनॉमिक की अगर कम है तो टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सर यहाँ पे 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर आपको गिवन है, वो कितना है 3.7908, क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाली कि सर 80 इंटू 3.7908 को अगर करें तो उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है और कॉस्ट कितनी है 9 सर। अब बताओ जी, अब कितनी कॉस्ट डेबिट करोगे 303.26, और बाकी का क्या करोगे पीएल। चेक कर यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा, दिस इज द वैल्यू The entity can recover from intangible asset over its life. So it is reasonable to recognize the asset at 303.26। तेरे पास मैक्सिमम स्कैनर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और ये डिस्काउंट फैक्टर्स निकालने आते हैं आपको, कैलसी पे खुद निकालने आते हैं, क्लियर। तो इसको फिर भी टेबल्स के भरोसे मत रहना, समटाइम्स होता है कहते हैं जी टेबल्स वहां पे अवेलेबल होंगे, वहां से फैक्टर देख लेंगे, आपको भी निकालना आना चाहिए, क्लियर। तो सिंपल आप क्या करते हैं 100 डिवाइड बाई आपका कितना 10% कैपिटल थी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई 110, तो जो दबाएंगे आपका 0.909 जो आएगा वो फर्स्ट ईयर का हो। सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई दबाना, आप एक बार मल्टीप्लाई दबाना है, उसके बाद इज इक्वल टू सेकंड ईयर, इज इक्वल टू थर्ड ईयर, इज इक्वल टू 4 ईयर, इज इक्वल टू 5 ईयर। मेरे को निकाल के देना 10% का निकाल के देना। और एन्युटी फैक्टर बता 5 साल का एन्युटी फैक्टर, ये तो ईयर बाई ईयर है ना, एन्युटी मींस 5 साल के जो फैक्टर्स आएंगे उनको प्लस कर देना 3 डिजिट,
पहले फर्स्ट ईयर का तो मैंने बता दिया 0.909, सेकंड ईयर का 0.826 आएगा, 0.826, चल आगे 0.751, 0.714 है, 714 है, कितना है फोर्थ ईयर का, चेक कर लो ध्यान से, फोर्थ ईयर का देख लो, मैं गलती भी हो सकता हूँ, 683 है, फिर लास्ट वाला 621 आएगा, टोटल करके देख लेना 3.7। सर जरूरी नहीं है, बेस्ड डिपेंडेंट होकर रहे हैं, आपको भी आना चाहिए निकालना, क्लियर। सो 100 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई दबाना, डबल हर बार ना दबा देना, वो स्क्वायर्स में आएगा, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई दबा के आफ्टर दैट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, वो हर ईयर का ईयर चलता रहेगा। एंड इसमें भी एनोटी फैक्टर थोड़ा कैल्सी को अच्छा यूज करना सीखें, m प्लस एम प्लस एम प्लस मेमोरी में ले जाया करो, कहीं पहले सारे फैक्टर निकालने बाद में उनका प्लस करें, फैक्टर निकाल लो डायरेक्टली मेमोरी में, क्लियर, जीटीसी कर लो, जैसा भी है, थोड़ी सी टेक्निक्स यूज करें, क्लियर। आगे चलिए, अच्छा अमोर्टाइजेशन, यस प्लीज। The company can amortize 303.26 lakh over a period of 5 years by charging this from the financial year 18-19 onwards, क्लियर। आप अपना वही सर एसएलएम के बेसिस पे जो भी आप मेथड यूज करना चाहें आप अपना राइट ऑफ कर दीजिए, बट मेन इंपॉर्टेंट इज दिस, टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप कॉस्ट को डेबिट करेंगे, ये पड़ी बाकी कॉस्ट, ये सारी की सारी कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। नेक्स्ट इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Sunny Limited is developing a new production process. During the FY 18-17, the company had incurred total expenditure of 40 lakh on the process. बिल्कुल। On 1 December 16, the process has met the norms to be recognized as intangible asset. And the expenditure till that date is कितना है, 16 lakh. Okay. After that, during the financial year ending 31st March 18, the company has further incurred rupees 70 lakh. The recoverable amount as of 31st March 18 of the process is estimated to be rupees 62 lakh. You are required to work out. पहली बात, expenditure to be charged to the PL for the financial year 31st March 16-17 मतलब और 17-18, clear। and carrying amount बताओ इन दोनों ईयर्स में आप कितनी कितनी शो करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके चेंज हो गए ना, वो रिकवरेबल अमाउंट आपकी कितनी आई है 62 लाख और आपने एक्सपेंडिचर कितना करा था 70 लाख, तो वही पॉइंट्स रिपीट वन बाय वन। सबसे पहले as per this standard, yes, development expense should be capitalized only when the entity is able to demonstrate the conditions mentioned. Yes, the expenses incurred till date of satisfying the condition should be charged to the PL. Yes, for financial year 16-17 क्या हुआ, total development expenses incurred during the year कितने हैं, out of this 16 lakh incurred till the date of meeting the norms, till the date of meeting the norms, मतलब सर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई कब है, ये 16 लाख खर्च करने के, तो पहले वाला तो क्या होगा, रिसर्च वाला पार्ट, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई है 16 लाख के बाद हुई है, तो 16 लाख शुड बी चार्ज टू कहां पे, एंड रिमेनिंग 24 लाख शुड बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वो टोटल बोल गया, कहता जी मैंने टोटल डेवलपमेंट पे खर्चा कितना करा 40, मैं कहा रुक, डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुई, कहता जी 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर तक तेरा कितना एक्सपेंडिचर हो चुका था, कहता जी 16, फिर वो तो है ही नहीं, वो थोड़ी कैपिटलाइज्ड होगा, वो तो तेरा कौन सा है, रिसर्च फेस वाला होगा, सारे नॉर्म सारा कुछ पूरा करने के लिए वो थोड़ी पार्ट बनाएंगे, जिस दिन एसेट डेवलप होना स्टार्ट हुई उस दिन से पार्ट बनाएंगे। आगे चलिए, यस, सो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, ये तो क्लियर हो चुका सर, 24 अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। अब कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 70 लाख का खर्चा आपने और करा, यस, द डेवलपमेंट एक्सपेंस incurred during the financial year rupees 70 lakh, it should capitalize the total expense on intangible asset. अब तुम क्या कहोगे, 24 पहले पड़ा है 70 ये भी करो, बट रुक, 24 + 70 कितना हुआ, आने वाली रिकवरी कितनी है, ये तो फिर गलत हो गया, समझ गए ना, तो बैलेंस 32 लाख रुपीस अगेन आपका कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड, कंसेप्चुअली क्लियर हो गए ना, एक एक वर्ड आप लोगों का बिल्कुल क्या जाएगा, सही जाए, कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे सर, और यही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके पास बनकर आएंगे। मेन आपको कंसेप्ट चाहे क्लियर है, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बिकॉज क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट तरह की आती हैं, और एएस के क्वेश्चन तो पता नहीं आईसीए कहां से ढूंढ के लेके आती है,
कौन सा मटेरियल उठाते हैं, कौन सा नहीं, कैसे बनाते हैं, नहीं, हर बार डिफरेंट लैंग्वेज मिलती है। पक्का 2 क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन तो नई लैंग्वेज होगी, कंसेप्ट वही होगा पर लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी। कुछ माड़ा मोटा फाइनल में से थोड़ा इधर उधर से उठा के नए टाइप ऑफ क्या करते हैं, ये एएस बनाते हैं, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये तो सर एक फेवरेट फील्ड है इनका, इसमें तो वो बिल्कुल ही लाइट नहीं लेने वाले। और ग्रुप 2 में तो स्पेशली वेटेज, स्पेशली तेरे पेपर को बनाने वाले, खराब करने वाले कौन है? एएस। अगर पेपर में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होगा वो एएस का होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फील करोगे वो एएस की। हम नहीं चाहते ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए थ्रेट बने, तभी कह रहा हूं सर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों का कवर्ड होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कि आपने कहीं देखा ना हो। अरे वो अलग से डाल दें, वो अलग बात है, बट मेरी ओर से एएस की 100% कवरेज आप लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो आप लोगों का अकाउंटिंग स्कैनर है, या आपके वो मॉड्यूल्स। जबकि 90% क्वेश्चंस आपको तीनों जगह क्या मिलते हैं? सेम मिलते हैं। वो इक्का दुक्का जो क्वेश्चन है वो भी क्यों छोड़ना, वो भी क्यों छोड़ना, उसको भी कंप्लीट कर लो, ताकि कम से कम ये कह सकूं कि अल्टीमेट मैं अपनी ओर से 100% क्या हूं, कंप्लीट। कि अब आप पूछ लो जी, जो क्वेश्चंस आपने डालने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना पॉइंट? ये सारी चीज लास्ट और भी पढ़ी थी। नेक्स्ट, Indu Limited purchased a chip and operating system for its server for 20 lakh and 5 lakh respectively. The computer chip has both tangible and intangible elements in it. The accountant of the company does not have great knowledge on accounting standards, so why can't you guide? बताओ जी, एक चिप जो कंप्यूटर्स वगैरह में लगती है नॉर्मली, क्लियर, टेंजिबल में काउंट होंगी या इनटेंजिबल में काउंट होंगी? वो तो जस्ट एक, एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नेचुरली में पता ही है, वो तो है ही इंटेंजिबल है। पढ़िए, एज पर दिस, यस, when an asset contains both tangible and intangible elements which are not separable, professional judgment is required to अब यहाँ आते हैं जी आपके प्रोफेशनल। क्यों? बेसिकली उसने खुद बोल दिया कंप्यूटर चिप हैज, क्या लिखा हुआ है? टेंजिबल एलिमेंट भी है, इनटेंजिबल भी है। तो यहां डिपेंड करेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन का पार्ट, क्या डिपेंड करेगा सर? यहां पे आपकी प्रोफेशनल जजमेंट क्या होगी यूज टू। आप हमें ये बताएं, आप हमें ये बताएं, जो उसकी वैल्यू है प्रीडोमिनेंटली वो टेंजिबल का पार्ट है या इनटेंजिबल का पार्ट? चिप, अरे सर डिपेंड करता है ना कि किसकी क्या नेचर क्या है मेन उसकी। समटाइम्स अगर आप कह रहे हैं जी उसकी टेंजिबल प्रीडोमिनेंट है, फिर तो अगर AS10 की डेफिनेशन वो मेट कर रही है तो उसको फिक्स्ड एसेट की तरह रिकॉर्ड करो नॉर्मली। क्लियर? पढ़िए, इफ आगे क्या लिखा हुआ है, विच एलिमेंट इज, क्या लिखा हुआ है? प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट नेचर का कौन होगा दोनों में से, टेंजिबल या इनटेंजिबल? यस, इफ टेंजिबल एलिमेंट इज predominant, it should be treated as fixed asset as per AS10. देखो सवाल जैसा पूछोगे जवाब भी वैसा मिलेगा। तुम दोनों तरफ कह रहे हो तो मैं भी दोनों तरफ बताऊंगा कि जी आपको नॉलेज क्या, मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं तो आप कह रहा हूं दोनों में से कोई हो सकता है, या तो AS10 या मे बी AS26। क्योंकि आपने मुझे भी कंफ्यूजन में क्रिएट कर दिया ना, जब आपने वर्ड क्या बोल दिया कि वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों कंसिस्ट करते हैं कंपोनेंट, तो विच एवर इज प्रीडोमिनेंट अकॉर्डिंग टू दैट आप बुक कर लेंगे। यस, कंप्यूटर चिप इज अ tangible item and cannot work without specific software. वो तो पता ही है, सो नेचुरली यस, जनरली हार्डवेयर इज प्रीडोमिनेंट इन चिप एंड सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज एन, अरे चिप के केस में ना हार्डवेयर ज्यादा मैटर करता है। अगर उस सिस्टम में चिप इंस्टॉल नहीं की जाएगी, क्लियर, वो हार्डवेयर नहीं लगाया जाएगा, तो उसके इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर पाएगा क्या? उसका कोई यूज हो पाएगा? चलो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो आपने डाउनलोड करे, सीरियल की डाली, चल पड़ा। अब जहां पे बहुत सारे केसेस में चिप इंस्टॉल होती है, अब पर्टिकुलर उसकी एक स्पेस होती है, जब तक उसमें चिप इंस्टॉल नहीं की जाएगी वर्क ही नहीं करेगी। अब उस चिप के अंदर जो वर्किंग है, उस पार्ट, उस टेंजिबल पार्ट के अंदर जो वर्किंग है, क्या विदाउट टेंजिबल पार्ट वो वर्क कर पाएगी? तो व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट पार्ट? द टेंजिबल पार्ट। तो सर उसको उसके अकॉर्डिंग डील करो ना। आगे चलिए, यस, as hardware is predominant compared to software, it is appropriate to treat the asset as an AS10 and operating system, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, operating system is a mere क्या है? सॉफ्टवेयर है, so it is not an integral part of any hardware, so it should be treated as an intangible asset and accounted as per AS26। मेन रोल था वो चिप का।
अब ये जो गाड़ियां जो बनती हैं आजकल, तो सेंसर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं गाड़ियों में, ये प्योरली चिप बेस्ड होते हैं। ये जो प्रोडक्शन इतनी स्लो है गाड़ियों की, इतनी इतनी बुकिंग होने लग गई, उसका कारण क्या है? जो चिप है वो आती है सारी चाइना से, एंड वहां पे वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग ही बड़ी लिमिटेड हो रही है, एंड वहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। अपने वालों ने नॉर्मल बाकी सब कुछ तैयार कर लिया, वो चिप नहीं बन रही। अब वो जब तक चिप नहीं आएगी तब तक वो वर्क ही नहीं कर पाएगी गाड़ी, वो सिस्टम ही नहीं होना उसका। गाड़ी का भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गाड़ी का तो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईच एंड एवरी वर्क जो चलती है वो किसके अकॉर्डिंग है? सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो सर टेंजिबल पार्ट इज द मेन, नॉट द इनटेंजिबल। बिना टेंजिबल पार्ट के तेरी वो अगर चिप नहीं होगी, सॉफ्टवेयर उसके अंदर वाला क्या करेगा? उसकी वर्किंग क्या करेगी? नेक्स्ट आगे concept capsule 2, yes please. Raja Advertising Limited has purchased painting of Mr. Ravi Verma for 50 lakhs. Whose work has and, जिसकी क्या है? What it means? Identifiable, capable for sale for 50 lakh rupees. Yes. So it can be displayed at the corporate headquarters to enhance its corporate image. बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के। जो ऑफिसेज हैं सर, देखने वाले होते हैं, मजा आ जाता है, मतलब रूह खुश हो जाती है अंदर से एक बार तो कि अपन यहाँ काम करेंगे, पर काम करके पता लगता है कि यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। और सर ऑफिसेज प्रीमियम अल्टीमेट। अब जैसे गूगल के ऑफिसेज एंड अमेजोन के हैं, देखने वाले यार, मतलब पूरा का पूरी दुनिया बसी हुई है अंदर, क्या चीज अवेलेबल नहीं है? हर चीज मतलब इतनी अच्छी कलर कॉम्बिनेशन ऑल बड़े बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं उन्होंने। महंगी महंगी पेंटिंग्स एमडीएस के रूम में, डायरेक्टर्स के रूम में, पता लगे पेंटिंग 15 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए की है, लेते हैं सर ये। क्लियर? नेक्स्ट आगे। हाँ जी, अब ये क्या कह रहे हैं? द कंपनी हैज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग देम इन द नियर फ्यूचर। क्लियर? शुड द पेंटिंग बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट इन द डेकोरेटिव आइटम? है तो 50 लाख रुपए की है। क्लियर? और एन इनटेंजिबल एसेट? बताओ जी। पेंटिंग का इनटेंजिबल सब्सटेंस है या टेंजिबल सब्सटेंस है? पेंटिंग बताओ सर, पेंटिंग करना। वो बाहर का कवर टेंजिबल है, अंदर तो इंटेंजिबल है। पढ़ लीजिए। यस, एज पर एस 26 Intangible assets should not have physical structure. हाँ, However, सम इंटेंजिबल एसेट्स में, अरे मेरी जो एक कला है, मेरी जो एक पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग का कोई सब्सटेंस तो नहीं है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे अपन कहते हैं नहीं कि नेक्स्ट आगे इसको शो करने के लिए, किसी को नेक्स्ट आगे ट्रांसफर करने के लिए सम स्टोरेज डिवाइस, सम मीडिया, सम टेंजिबल एसेट इज यूज्ड। पेपर पे पेंटिंग करके दूंगा या कुछ बना के उसी पे दूंगा ना। क्लियर? पढ़िए। द कंटेनर वैल्यू मीन्स जिसपे वो पेंटिंग बनी हुई है, इज यूजुअली 50 लाख में से पेंटिंग की वैल्यू है या फ्रेम की वैल्यू? पेंटिंग है। बताओ जी, टेंजिबल पार्ट प्रीडोमिनेंट है या इनटेंजिबल पार्ट? कॉमन सेंस। तुमने फ्रेम देखा, फ्रेम बड़ा अच्छा लगा रखा है, 50 लाख का, ये ले लेते। किस चीज को देख के पैसे दिए? मेन तो इनटेंजिबल पार्ट को देखकर दिए ना। दैट टेंजिबल पार्ट इज जस्ट टू रिकॉर्ड, टू ट्रांसफर द एसेट टू समवन। क्लियर? कि मास्टरपीस, मेरा तो मास्टरपीस वो है ना जो मैंने पेंट करके दिया, मैंने तो अपनी स्किल दी उसके अंदर डाल के, वो थोड़ी फ्रेम दिया, वो तो जस्ट उसके एक डेकोरेशन है और कुछ भी नहीं है। आगे चलिए। इन द गिवन केस, painting is intangible asset as it is the knowledge. मेन वर्ड इट इज द, क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। और वर्ड क्या है? आर्ट, विच इज आर्ट इज बेसिकली सर इनटेंजिबल। फिर मैनेजमेंट को भी कहते करो टेंजिबल है, मैनेजमेंट इनटेंजिबल कैसे हुई? वो भी तो स्किल है सर, वो भी तो एक आर्ट है, वो भी तो एक नॉलेज है जो हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। समझ गए ना? तो पेंटिंग इज जस्ट वो टेंजिबल पार्ट इज नॉट प्रीडोमिनेंट, वो तो जस्ट एक स्टोरेज है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। हाँ जी, क्या डाउट? चिप वाले केस में, चिप कभी देखी आपने? चिप्स ना कह दी, चिप वाली। किसी भी कंप्यूटर में अगर चिप लगाते हो, उसकी ना चिप देखना, वहां पे ना गोल्डन वो बनी होती है, एंड व्हेन वो अटैच्ड विद दैट होती है, तब एक कॉम्बिनेशन क्या करता है? वर्क करता है। तब तेरा सिस्टम क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। अगर इसको कंबाइन ही ना करे
तो ये चिप क्या वर्क कर पाएगी? तो उसका वैल्यू क्या उसकी? अरे मेनली ये है भी तो नॉर्मल क्या चीज है? पेंटिंग के केस में अगर मैं नॉर्मली एक पेंटर अपनी सर्विसेज आपको देना चाहता है, अरे वहां तो हार्डवेयर था, यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज आपको देना चाहता हूं, मैं ऑडिट करूंगा, हवा में ऑडिट करूंगा, किस पे लिख के दूंगा? पेपर पे लिख के दूंगा। मैं अपनी जो ऑडिटिंग सर्विसेज दूंगा, रिपोर्ट बना के दूंगा, कागज तो मुझे भी यूज करने पड़ेंगे, बट माई सर्विसेज, मेरी सर्विस का आप टेंजिबल काउंट करोगे? सर्विसेज होती क्या है? तो सर पेंटिंग आपकी क्या इंटेंजिबल है? वो तो जस्ट एक रिकॉर्ड, उसको एक ट्रांसफरेबल करने के लिए आप एक डिवाइस, एक मीडिया, एक कुछ टेंजिबल पार्ट अगर यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात वैल्यू वाइज, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है चिप में, उतनी उसकी वैल्यू नहीं जितनी उस चिप को बनाने की वैल्यू होती है, मेन जो उसकी कॉस्ट आती है उसको बनाने में, ये चीज। सो बेसिकली देयरफॉर कंसीडरिंग द अबव, यस, पेंटिंग शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? आई थिंक सो। लास्ट भी कोई और concept capsule 3 लो जी, खत्म करो फटाफट जी। यस, एन एयरलाइन कंपनी incurs which training expenses for its pilot before starting the service. इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत महंगी होती है पायलट्स की, मतलब बहुत एक्सपेंडिचर पार्ट है इन लोगों का। क्लियर? पता लगे कहीं बिना ट्रेनिंग के बिठा दिया, उड़ा देगा सबको। क्लियर? इन रिटर्न द पायलट हैज टू enter into 3 years bond, that is they cannot leave the company before 3 years. और इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग पे बहुत मोटा एक्सपेंडिचर आता है कि 3 साल आप हमें ही सर्व करेंगे, इसी एयरलाइन में क्या करेंगे, सर्व करेंगे। क्लियर? अब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये तो इंटेंजिबल पार्ट हुआ, इसको अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट धीरे धीरे मिलेगा। आगे आगे बढ़िए। इफ द पायलट लीव्स company during 3-year period, a proportionate amount of training costs will have to be reimbursed by them. हाँ, जाना जाओ। क्लियर? हमें एक बैंक गारंटी दे जाओ और प्लस जितना हमारा प्रोपोर्शनल ट्रेनिंग एक्सपेंस आपके ऊपर आया होगा वो रिइंबर्स कर दो, और जो कर ही नहीं पाएगा वो, कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है। क्लियर? दे द बॉन्ड इज कोटेड बाय, और ये जो बॉन्ड साइन करवाया ना आपसे मैंने, बाय बैंक गारंटी है, मतलब पक्के बेसिस पे, ताकि तुम भाग ही ना पाओ, बैंक से गारंटी ली हुई है मैंने। आगे, इन द पास्ट द एयरलाइन हैज बीन सक्सेसफुल इन इट्स क्लेम्स अगेंस्ट द पायलट, जो 3 साल में गारंटी पीरियड में छोड़ के चले गए, ये तुम्हारा मतलब मानना है। कैन द ट्रेनिंग एक्सपेंस बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट और शुड बी ट्रीटेड टू P&L? सर इन्होंने क्या कहा, नॉर्मल ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड। वो तो आपने पढ़े थे, ट्रेनिंग, अपना रीलोकेशन, शिफ्टिंग, आपको एक दो क्वेश्चंस और भी मिलेंगे शिफ्टिंग लोकेशन वाले। तो जहां ये वर्ड्स हैं सर, ये पैरा 56 के अकॉर्डिंग दे आर नॉट क्या चीज इन द गिवन केस। ये कुछ थोड़ा और अच्छे पॉइंट्स है, क्योंकि ज्यादा कंसर्न बता रहा है ना, ज्यादा कंसर्न बता रहा है, इसमें थोड़ा पार्ट और चलना पड़ेगा। और प्लस थोड़ा सा डाउट ये है कि मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट इनको जो मैं करवा रहा हूं, क्या ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग है या जर्नल ट्रेनिंग है? कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ही तो हुई। एक होता है नॉर्मल ट्रेनिंग, जस्ट टू कीप अपडेट योरसेल्फ विद द नॉर्मल पैटर्न ऑल। एक होता है जी अरे तेरी वर्किंग, पायलट वर्क ही कब करेगा अगर वो क्या होगा, ट्रेंड होगा। एंड इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर उनके ऊपर मैं कर रहा हूं, पढ़ना एज पर AS 26 intangible asset can be recognized only when it satisfies the intangible asset. मेन तो AS 26 ने क्या कहा, आप उस आइटम को एसेट रिकॉर्ड करो जो अपने आप में डेफिनेशन को क्या करती है। आपकी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था, FEB आएंगे। ये जो एक होता है नॉर्मल ट्रेनिंग करना, उससे तो क्या ही तुझे FEB आने। ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने के बाद एयरलाइंस की, मतलब उनको एक देने के बाद, स्टाफ को ट्रेन करने के बाद, पायलट्स को ट्रेन करने के बाद, क्या तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे? यस, जहाज तभी उड़ाएंगे हमने थोड़ी उड़ाना, तभी हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, अगर हमारी सर्विसेज ऑन होंगी। आगे बढ़िए। यस, इन द गिवन केस based on the information available, the entity has legally controlled and protected the future economic benefits. और हमने प्रोटेक्ट भी कर रखा है भाई, लीगली एंड प्रोटेक्टेड भी कर रखा है। कैसे? बॉन्ड साइन करवा रखे, बैंक गारंटी ले रखी है कि चिंता ना करो, बेनिफिट तो मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो रीइंबर्स करके जाएगा, नहीं तो 3 साल उसकी मैंने सर्विसेज प्रॉपर लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि वो मुकर जाएगा अपनी बात से। यस, आगे। एंड इट ऑल्सो मीट्स द other points of intangible asset definition.
So the entity can recognize the training expense as an intangible asset and it should amortize the same over the guarantee. मतलब इन्होंने ना अल्टीमेट अगर थोड़ा जजमेंट पॉइंट से बात करें, इन्होंने इसको ट्रीट करा एज अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग। पर्टिकुलर ट्रेनिंग क्लियर। पर्टिकुलर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप में हमने वैल्यू एडिशन करी एंड उस वैल्यू एडिशन के थ्रू ही तो हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, कमा के खाएंगे। क्लियर। क्योंकि अल्टीमेट अगर मेरा स्टाफ जितना उस पर्टिकुलर काम के लिए क्या होगा, ट्रेंड होगा, सर्विसेज तो उसने करनी है ना। हम तो जस्ट आगे क्या कर सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग के साथ मैंने अपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी क्या करवाया, सिक्योर करवाया। कैसे? 3 साल यही सर्व करना होगा, और अगर नहीं करेंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे, तो आपको क्या देने पड़ेंगे, अमाउंट देनी पड़ेगी, रीइंबर्स करनी पड़ेगी। तो सर अगर आप प्रोटेक्टेड है, कॉस्ट आप लोगों की रिलायबली मेजर्ड है, देन ओनली देन इन पर्टिकुलर केस आप ट्रेनिंग कॉस्ट को पार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल तुम्हारी जो ट्रेनिंग्स एंड ऑल चलती रहती हैं, कोई किसी पर्सन को स्पेशली बुलाया जस्ट टू ट्रेन द नॉर्मल मैनेजमेंट एंड ऑल, इनमें कोई फर्क नहीं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। आप ये भी तो देखो ना, ट्रेनिंग देने वाले कौन, लेने वाले कौन है, थोड़ा कंसर्न्ड पर्सन से, और उन्हीं से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको क्या होने हैं, अराइव। ऐसा तो कोई भी केस बना के मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, इफ यू फील दैट कि yes the conditions are satisfied for the recognition, you may treat it as AS26 as intangible asset। हुआ क्लियर? इसके अलावा आई थिंक सो आप ना एक स्कैनर में या कहीं क्वेश्चन आप देखेंगे शिफ्टिंग या रीलोकेशन को लेकर आए, 1-2 क्वेश्चंस आपके पास आए। क्लियर? उसको थोड़ा ध्यान से रीड आउट करना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारा बीच में रह गया। अच्छा, प्रीलिमिनरी, एडवर्टीजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड ओवरहेड, ये तो पहले दिन से क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, ये कभी भी इंटेंजिबल्स में ट्रीट नहीं। इज दैट क्लियर? हाँ जी। आइडेंटिफाइबल जरूरी नहीं है, बट सर ये फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस तो है। अब मैं कह दूं जी मेरा पायलट, मैंने उसको ट्रेन कर दिया, कैपेबल फॉर सेल होएगा? सेल नॉट पर्टिकुलरली दिस आइटम ओनली, बट सर कैपेबल फॉर सेल मींस वो रेडिली अवेलेबल है अपनी सर्विसेज देने के लिए। अगर मैं उसको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता हूं, जिसके थ्रू नेक्स्ट वन मैं क्या ले पाऊंगा, उसकी सर्विसेज लेकर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिकवर कर पाऊंगा। कल से लगा दिया पायलट सेल पे, ठीक है ना, वो चीज नहीं। हाँ जी सर, अगर कोई भी स्किल ट्रेनिंग करते हैं, हाँ उससे तो फ्यूचर मिलेगा